नमस्कार। आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका पवित्रा अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कहानी अधिकार के लिए। उत्तर प्रदेश से दूर दक्षिण के इस प्रांत में अचानक मेरी मुलाकात कमलेश से हो जाएगी, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बस में चढ़ रही थी और कमलेश उसी बस से उतर रही थी। एक दूसरे से हमारी नजरें मिली, आंखों में कुछ पहचान उभरी और हम एक दूसरे से लिपट गए थे। अम्मा, आप लोगों को बस में नहीं चढ़ना तो ना सही, लेकिन हमें तो बस में चढ़ने का रास्ता दो। तब हमें ध्यान आया कि हम अन्य लोगों का रास्ता रोके खड़े हैं। मैंने पूछा, कमलेश, तू यहाँ कब आई? नीरू, यही सवाल तो मैं तुझसे भी पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ 3 वर्ष से हूँ। मेरे पति बैंक में हैं, ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। कमलेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस में चढ़ने से रोक लिया और बोली, नीरू, मेरा घर पास में ही है। तुझे जल्दी ना हो तो घर चल, बहुत सी बातें करेंगे। ठीक है कमलेश, मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। इस बहाने तेरा घर भी देख लूंगी। तुझसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है यह मैं व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन तेरे पति तो व्यापार करते थे, तू इस शहर में कैसे आ गई? नीरू, यह बहुत लंबी कथा है, घर चल, सब बताऊंगी। हम दोनों बातें करते करते कमलेश के घर तक पहुंच गए। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए मैंने कमलेश से पूछा, तुम कौन से फ्लोर पर रहती हो? तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ 2 बेडरूम फ्लैट का क्या किराया होगा? किराया 4000 के आसपास है। मैं 4थे फ्लोर पर रहती हूँ। फ्लैट का ताला खोलकर कमलेश ने मुझे अपने सुसज्जित ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं अपनी जिज्ञासा और अधिक रोक नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, कमलेश, तेरी शादी तो रमेश से हुई थी। उन दिनों तेरी शादी ने उस छोटे से कस्बे को हिलाकर रख दिया था, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। तूने जो कदम उठाया था वह सबके लिए नई बात थी। इतनी हिम्मत तूने कहाँ से जुटाई थी? तभी तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों पापा का ट्रांसफर हो गया था। शादी के समय तो तू गर्भवती थी। क्या हुआ था, बेटा या बेटी? और वह कहाँ है? हाँ, तब मेरी बेटी पैदा हुई थी। वह अब 10 वर्ष की है। उसका नाम सपना है। इस समय वह स्कूल गई हुई है। नीरू, बातें तो आराम से होती रहेंगी। पहले ये बता, गर्म लेगी या ठंडा? पहले तो 1 गिलास ठंडा पानी पिला दे कमलेश, फिर चाय पियेंगे। पानी का गिलास मुझे देकर कमलेश रसोई में चली गई। मेरा मन अतीत में भटकने लगा था। करीब 10-11 वर्ष पहले की बात है। एक दिन अचानक शहर में तहलका समझ गया था। भाई ने बाहर से आकर बताया था कि कमलेश नाम की एक लड़की ने चौराहे की एक दुकान पर आमरण अनशन कर दिया है। सुना है दुकान मालिक के बेटे ने मंदिर में उससे शादी की थी और अब जब वह माँ बनने वाली है तो उसने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। उसकी कल शाम को ही किसी सेठ की बेटी से सगाई होने वाली है। महिला संस्था की बहुत सी सदस्याएं वहां लड़के के खिलाफ नारे लगा रही हैं। दुकान पर बैनर लगे हैं, मेरे बच्चे को पिता का नाम दिलाओ या यहीं मेरी चिता जलाओ, पत्नी का अधिकार लेकर रहूंगी। तब भाई ने ही बताया था कि कमलेश को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी है। पुलिस वहां किसी को ठहरने नहीं दे रही। लोग आते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह तो मुझे बाद में पता चला था कि यह कमलेश वही है जो इंटर में मेरी दोस्त थी। कॉलेज में भी वह बहुत उदास रहती थी। अपनी सौतेली माँ द्वारा सताए जाने के कारण वह अक्सर ये किस्से मुझे कई बार सुनाती थी और बहुत बार तो वह रो भी देती थी। देखने में वह सीधी सादी लड़की थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कभी वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। कमलेश द्वारा चाय की ट्रे मेज पर रखने से मैं अतीत से वर्तमान में लौट आई। मेरे मन में कमलेश को लेकर बहुत सी जिज्ञासा थी, जिनका समाधान मैं कमलेश से चाहती थी। चाय पीते हुए मैं और अधिक सब्र नहीं कर पाई और बातों की धारा उसी तरफ मोड़ते हुए मैंने पूछा, कमलेश, रमेश की क्या हाल है? वह कहाँ है? रमेश को तो मैंने तभी छोड़ दिया था। वह शादी भी कोई शादी थी? वह जबरदस्ती की शादी थी। वह लंबी नहीं खिंचेगी, यह मैं पहले ही जानती थी, किंतु अपने बच्चे को पिता का नाम दिलाने के लिए मुझे मजबूरी में वह सब करना पड़ा था। कमलेश, तू देखने में तो बहुत डरपोक सी थी। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू दुकान पर भूख हड़ताल करने बैठ गई? असल में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। इन हालातों में अन्य कुंवारी माओं की तरह मैं भी नदी में कूदकर जान देने गई थी।
किंतु मुझे एक महिला ने बचा लिया। उस महिला का नाम रत्ना था। वह किसी सामाजिक संगठन की सदस्य थी। मेरी आत्महत्या का कारण सुनकर वो मुझ पर बिगड़ पड़ी। उसने कहा, एक गलती पहले कर चुकी हो, अब दूसरी करने जा रही हो। गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है। प्यार में रमेश ने तुम्हें धोखा दिया है। सजा तुम अकेले क्यों भुगत रही हो? लड़कियों की इसी कायरता से लड़कों को प्रोत्साहन मिलता है। लड़की में जरा भी हिम्मत हो तो वह ऐसे लोगों को सबक सिखा सकती है। एक तो सबक सिखाने का मतलब है समाज के अन्य लोगों को भी सबक मिल जाएगा। इसमें सबक लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी मिलेगा, ताकि वह ऐसी बेवकूफियां ना करे जिससे बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। कमलेश, रत्ना ने कहा तो ठीक ही था, लेकिन एक बात बता, प्यार करना गलत नहीं है, किंतु प्यार में शादी से पहले सब सीमाएं तोड़ देना भी तो सही नहीं है। तू इस हद तक कैसे पहुंच गई कि गर्भवती हो गई? नीरू, मैंने भी तो शादी ही की थी, किंतु मेरी अज्ञानता की वजह से वह शादी एक छलावा सिद्ध हुई। हमने बाकायदा मंदिर में रमेश के 3 दोस्तों के सामने शादी की थी। शादी की सभी रस्में मंदिर के पुजारी ने पूरी की थी, किंतु मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। फोटो भी खिंचवा लिया होता तो कुछ तो सबूत होता। शादी के बाद क्या तुम लोग साथ रहने लगे थे? नहीं नीरू, शादी के बाद हम साथ नहीं रहे। रमेश का कहना था, मौका देखकर माँ को सब बता दूंगा। तुम तो जानती हो कि मैं पिता के साथ ही बिजनेस करता हूँ। यदि उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अतः उसने शादी के बाद किसी से भी कहने को मुझे मना कर दिया था। कभी कभी हम उसके एक दोस्त के कमरे पर मिल लेते थे। उसका दोस्त पढ़ने के लिए किराए पर कमरा लेकर वहां रहता था। फिर क्या हुआ? जब मुझे माँ बनने की बात का ज्ञान हुआ तो मैंने रमेश को बताया। यह सुनकर वह घबरा गया और बोला, तू किसी महिला डॉक्टर से बात करके गर्भपात करा ले, रुपए मैं दे दूंगा। मेरे घर वालों को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने रमेश की बात नहीं मानी तो उसने रंग बदल लिया और बोला, क्या सबूत है कि मैं ही इस बच्चे का बाप हूं या मैंने तुझसे शादी की थी? यदि सबूत है तो लाकर दिखा। सच नीरू, उसका बदला रूप देखकर समझ गई थी कि मैं छली गई हूँ। मन हो रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं मंदिर गई तो पुजारी ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसके 3 दोस्त दूसरी जगह से यहाँ पढ़ने आए हुए थे। छुट्टियों में भी अपने गांव वापस चले गए थे। मैं अकेले क्या करती, कहाँ से सबूत जुटाती? कमलेश, तेरे घर वालों को जब इस बात का पता चला तो क्या हुआ? घर वाले थे ही कौन? तुझे तो पता है कि माँ बचपन में ही मर गई थी। पिता ने तभी दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने एक दिन चैन से जीने नहीं दिया। फिर उनके भी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हो गया। फिर तो मैं उनकी नौकर बनकर रह गई थी। माँ से झगड़ा करके पिता ने मुझे इंटर करवाया था। रोज रोज के कलह से तंग आकर वह दिल के मरीज बन गए। उन दिनों तो उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ था और वह बिस्तर पर थे। माँ को जब पता चला तो उन्होंने चोटी पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोली, कलमुही, अब कभी लौटकर यहाँ मत आना। जरा भी शर्म बाकी है तो नदी में जाकर डूब मरना। मैं अपने बच्चों पर तेरी छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। घर से निकाले जाने पर मैं नदी में कूदकर आत्महत्या करने गई थी। वहां रत्ना ने मुझे बचा लिया। फिर क्या हुआ कमलेश? रत्ना के कहने पर मैं रमेश के घर गई तो उसका घर सजाया जा रहा था। मालूम हुआ कि दूसरे दिन रमेश की सगाई है। उसकी माँ को मैंने अपनी व्यथा कथा सुनाई, किंतु उन्होंने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया। फिर मैं दुकान पर गई। मुझे देखते ही रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझसे कहा, 10-20 हजार लेकर मेरा पीछा छोड़ दो। तभी मैं वहां बैठ गई और बोली, मैं लौटने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। सबके सामने मुझे पत्नी स्वीकार कर, वरना तेरी इस दुकान पर बैठकर अपनी जान दे दूंगी। वह तो दुकान छोड़कर भाग गया। थोड़ी देर बाद रत्ना महिला मंडल की सदस्याओं को लेकर वहां आ गई और उन्होंने मेरे पक्ष में रमेश के खिलाफ नारे लगाने प्रारंभ कर दिए। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। सुना था रमेश के ससुराल वाले भी तेरे पास आए थे। हाँ, रमेश के ससुराल वाले मेरे एहसानमंद थे। वह कह रहे थे कि तुम्हारे इस कदम से ही हमारी बेटी की जिंदगी खराब होने से बच गई, वरना रमेश के दुष्कर्मों का हमें पता भी न चलता। वह मुझे आश्वासन देकर गए कि हम तेरे साथ हैं, कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना। रमेश लापता था। मैंने भी मन में ठान ली थी कि या तो जान दे दूंगी या अपना अधिकार लेकर रहूंगी। हाँ कमलेश, इसके बाद की बात तो मुझे मालूम है। शहर के कुछ उत्साही युवक दूसरे दिन रमेश को कहीं से ढूंढ कर लाए थे।
और चौराहे पर ही विवाह का मंडप तैयार करके जनसमूह के सामने उसे तेरी शादी कराई थी। सुना है उसके पिता ने भी सबके सम्मुख तुझे अपनी बहू स्वीकार किया था। शादी के बाद शायद तेरे ससुर ने ही जूस पिलाकर तेरी भूख हड़ताल समाप्त करवाई थी। यह भी सुना था कि जनसमूह में से बहुत से लोगों ने कन्यादान की रस्म में भाग लिया था। खुली जीप में तुम दोनों को बिठाकर शहर में तुम्हारा जुलूस निकाला गया था। हमारे घर के सामने से भी तुम्हारी जीप गुजरी थी। तभी तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह घटना तुम्हारे साथ घटी है। उसके बाद क्या हुआ यह मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जीप से मुझे रमेश के घर ले जाया गया। वहां तो मातम का माहौल था। माता पिता दोनों ने रमेश को बहुत फटकारा। यदि रमेश उनका इकलौता बेटा न होता तो शायद वह उसे जायदाद से बेदखल करके घर से ही निकाल देते। उस घर में मुझसे किसी ने पानी तक के लिए भी न पूछा। भूख से बेहाल में एक कमरे में पड़ी आंसू बहा रही थी। तभी मैंने सुना रमेश के पिता किसी से कह रहे थे, उस लड़की को किसी ने खाने को कुछ दिया या नहीं? वैसे भी वह 2 दिन से भूखी है। कहीं मर मरा गई तो हत्या हमारे सिर पड़ेगी। शहर का माहौल बिगड़ा हुआ है और हमारे खिलाफ भी है। तब से उनकी काम वाली थाली परोस कर कमरे में दे जाती थी। रमेश तो सामने बहुत कमाता था। बस तनावों के बीच ऐसे ही समय गुजरता रहा। कुछ महीनों बाद सपना का जन्म हुआ। रमेश की काम वाली को मुझसे बहुत हमदर्दी थी। वह मेरी जरूरतों का ध्यान रखती थी। फिर भी थी तो नौकरानी ही, उसकी भी सीमाएं थीं। बच्ची रोती बिलखती रहती थी। मुझे भी बच्चे पालने का अनुभव नहीं था। कमलेश, रमेश या उसके माँ बाप किसी ने भी बच्ची को संभालने में तुम्हारी कोई मदद नहीं की। उन्होंने लोगों के डर से मुझे अपनाया था, मन से नहीं। कोई कभी यह भी नहीं पूछता था कि बच्ची क्यों रो रही है। मैं ही रमेश को बाप की जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाती थी तो वह भड़क उठता था। 1-2 बार उसने हाथ उठाने की कोशिश भी की। उसकी माँ भी हर समय ताने मारती रहती थी। मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती थी, जनता से, महिला संगठन से शिकायत कर सकती थी, लेकिन मैं भी थक गई थी और कोई नया तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी। मैंने रमेश का घर छोड़ने का फैसला रत्ना को बता दिया था। रत्ना बोली, ऐसे कैसे घर छोड़ देगी? यदि वह पत्नी व बहू का सम्मान नहीं दे सकते तो उन्हें बच्ची के पालन पोषण के लिए धन देना होगा। हम लोग उनसे बात करते हैं। धन की उनके पास कमी नहीं थी। वो 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। रुपए देने को वे आसानी से तैयार हो गए? रमेश के पिता तो एक बार में तैयार हो गए। शायद उन्हें यह सौदा सस्ता ही लगा था। पर रमेश की माँ ने डंक मारते हुए कहा था, यदि पैसा लेकर ही हमारा पीछा छोड़ना था तो उतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हम तो पहले भी दे रहे थे। तूने उन्हें क्या जवाब दिया? मैं चुप कैसे रह सकती थी? मैंने कहा था, तमाशा न करती तो आपकी शराफत का नकाब कैसे उतरता? वह तमाशा आपके लिए होगा, मेरे लिए तो एक लड़ाई थी। मैं अपने बच्चे को नाजायज औलाद की गाली विरासत में नहीं देना चाहती थी। अब आप जो दे रहे हैं वो एहसान या खैरात नहीं, हम दोनों का अधिकार है उस पर। फिर उनका मुंह बंद हुआ था। समाज के कुछ जाने माने लोग, जिसमें रत्ना व महिला संगठन की कुछ सदस्याएं भी थीं, के सामने हमने एक दूसरे को आपसी सहमति से तलाक देने के पेपर साइन किए और 1 लाख रुपए लेकर मैंने घर छोड़ दिया। मैं उस शहर से ही बहुत दूर चली जाना चाहती थी। फिर यहाँ दक्षिण में कैसे आ गई? रत्ना के कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते थे। मेरे आग्रह पर वह मुझे यहाँ ले आई। उसके रिश्तेदारों ने मेरी बहुत मदद की। अपने घर के पास ही मुझे कमरा दिलवा दिया। बैंक में मेरा खाता खुलवा दिया। यहाँ आकर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। तब मेरी बेटी को वही संभालते थे। कोर्स करने के बाद मैंने एक बेडरूम का फ्लैट किराए पर ले लिया और उसके एक हॉल में ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। धीरे धीरे पार्लर चल निकला। अब मेरे पास अपना ये फ्लैट है, इसी में ब्यूटी पार्लर भी चला रही हूँ। बेटी सपना 5वीं क्लास में पढ़ रही है। बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है। मैंने पूछा, तेरी बेटी सपना कभी अपने पिता के विषय में नहीं पूछती? क्यों नहीं पूछती? रोज रोज उसके द्वारा पूछे गए सवाल मुझे बेचैन कर देते हैं। पापा देखने में कैसे थे? प्रश्न का हल तो मैंने उसे शादी के फोटो दिखाकर कर दिया। पापा कहाँ हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अनेक ऐसे सवाल हैं जिनका अंत करने के लिए मन होता है उससे कह दूं कि उसके पिता मर चुके हैं, किंतु झूठ नहीं बोल पाती। उससे यही कहकर समझा देती हूँ कि तुम्हारे पिता ने हमें छोड़कर दूसरी शादी कर ली है, इसलिए वे हमारे साथ नहीं रहते। रमेश ने तो दूसरी शादी कर ली? पता नहीं, मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जिस राह जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। मैं एक दुखद स्वप्न समझकर उसे भुला देना चाहती हूँ।
क्या तेरे मन में पुनः शादी का ख्याल कभी नहीं आया? मन का क्या है, यह तो बहुत कुछ चाहता है, पर मन को मारना पड़ता है। अपनी नियति से मैंने समझौता कर लिया है। अब तो सपना की अच्छी परवरिश करना ही मेरा एकमात्र स्वप्न है। कमलेश बहुत थकी हुई व उदास दिखने लगी थी। समय बहुत हो चुका था। दोबारा फिर मिलने का वादा करके भारी मन से मैं लौट आई थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कहानी अधिकार के लिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।